जय हिंद। आइए एक्सरसाइज के शेष बचे हुए क्वेश्चन देखने से पहले एक ये थ्योरम पर विचार करते हैं, प्रमेय। आइए प्रमेय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रमेय क्या है? n अवयवों वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है। n अवयवों वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है। अब जैसे किसी, बंद करो उसे, जैसे किसी समुच्चय में एक और दो अवयव हैं। यदि दो अवयव हैं तो इनके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि रिक्त समुच्चय सभी का एक उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का एक उपसमुच्चय होता है। तो एक तो हो गया रिक्त समुच्चय फाई, ठीक। उसके बाद एक एक करके कितने बनेंगे? जैसे एक परिवार में अगर 3 लोग रहते हैं और वो मिक्स रहते हैं तो फिर तीनों लोग अलग अलग रहने लगे तो 1 2 3 परिवार बन गए एक एक करके। अब दो एक तरफ रहते हैं, एक तरफ रहता है तो कितने? 2 बन जाएंगे। तीनों इकट्ठे रहते हैं तो 1 बनेगा। तो उसका क्रम चलेगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्रम के रूप में चलते रहते हैं। तो क्या है कि जैसे फाई तो सभी में होगा। अब फाई की बात करें तो 1 और 2, एक एक करके ये 2 होंगे और फिर 1 और 2 ये इकट्ठा होगा तो टोटल कितना हो गए? 4 हो गए। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इस तरीके से ऐसे ही प्रमेय के लिए देखते हैं। n अवयवों वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है। प्रूफ कैसे करेंगे? माना a बराबर a1 a2 a3 a4 a5 a6 ... an में समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? n है। n कैसे है? a1 a2 a3 a4 ... क्या लिखा है? an लिखा है लास्ट में। तो इसका मतलब अवयवों की जो संख्या है वो टोटल अवयवों की संख्या कितनी है? n है। एक एक करके अवयव लिए गए। अब सभी में एक एक करके अवयव लिए गए। अब इसके लिए या तो शुरू में दर्शा सकते हो या फिर बिल्कुल लास्ट में दर्शा सकते हो कि जैसे अभी जो बात हो रही थी, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय को आप सबसे पहले दर्शा सकते हैं या फिर लास्ट में कह देंगे जो भी है कि रिक्त समुच्चय भी इसका एक उपसमुच्चय होगा। तो एक तो वहां से नंबर बढ़ेगा। तो वही पहले एक एक करके एक एक अवयव लेकर a1 a2 a3 ... a4 a5 ... an इस तरीके से जब बनाएंगे तो ये सब अलग अलग कर दिए। मैं कुल अवयव कितने हो जाएंगे? nc1 एक एक करके लिए गए हैं। जब एक एक करके लिए गए तो क्या बनेंगे? nc1। आप ये क्रमचय संचय जब पढ़ेंगे, क्रमचय और संचय पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक एक करके बनाते हैं तब कितने नंबर बनते हैं, 2 2 करके बनाते हैं तब कितने नंबर बनते हैं। चाहे वो अंग्रेजी के समूह कोई दिया गया हो या डिजिट दिए गए हों तो उन्हें निकालने में क्रम का अगर कोई महत्व है तो वहां पर p आता है परम्यूटेशन के लिए। और जब क्रम गड़बड़ हो जाता है तो क्या है? क्रम की कोई बात नहीं होती है। तब जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों में से हमें 3 व्यक्ति चुनने हैं तो 10c3 आ गया तुरंत। और अगर उनका क्रम है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां और हमें चाहिए 3 पहले चुनने हैं तो क्या है? 10p3 के वो क्रम है उसका 1 2 3 चाहिए। तो इसी प्रकार यहां जब एक एक लेके बनाया तो क्या? nc1 उपसमुच्चय बनेगी। उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? nc1।
NC1। जब NC1, अभी हम समझाएंगे आपको, पहले देख लीजिए। दो दो अवयव करके, जब दो दो लेंगे तो इसी में से दो दो करके बनाओ, तो A1 A2, अब ये नहीं है A3 A4 हो, A1 का A2 के साथ, A1 का ही A3 के साथ, A1 का ही A4 के साथ, A1 का A5 के साथ, A1 का AN के साथ, फिर A2 का A3 के साथ, A2 का A4 के साथ, A2 का A5 के साथ, ऐसे ही A3 का A4 के साथ, A3 का A5 के साथ। इस तरीके से दो दो करके जब उपसमुच्चय बनाएंगे तब उपसमुच्चयों की संख्या NC2 के बराबर होगी। NC2, एक एक करके बनाया तो NC1, जब दो दो करके बनाया तो NC2। इसी प्रकार तीन तीन अवयव लेकर मतलब ये नहीं है कि A1 A2 A3 ले लिया, फिर कॉमा A4 A5 A6 ले लिया, कॉमा A6 A7 A8 इस तरीके से ले लिया। इस तरीके से नहीं, प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध होना चाहिए। तो A1 A2 A3, A1 A2 A4, A1 A2 A5, A2 A3 A4, A2 A3 A5, इस तरीके से सभी का सभी से तीन तीन का जब ग्रुप बनाएंगे तो उपसमुच्चयों की संख्या NC3 के बराबर होगी। NC3 के बराबर। इसी प्रकार चार चार अवयव लेके बनाएंगे तो NC4 के बराबर, पांच पांच अवयव लेकर बनाएंगे तो NC5 के बराबर। इसी प्रकार n अवयवों में से r अवयव लेकर अगर उपसमुच्चय बनाए जाएं तो अवयवों की संख्या NCr के बराबर होगी, तथा n अवयवों में से n अवयव ही लेकर अगर उपसमुच्चय बनाए जाएं तो NCn के बराबर होगी। इसका एक उपसमुच्चय रिक्त भी होगा। अब या तो यहां कह दिया इसका एक समुच्चय क्या होगा, रिक्त समुच्चय भी होगा, या इसे शुरू में जब शुरुआत हो रही है तभी आप कह सकते हैं रिक्त समुच्चय भी प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। तो एक की गिनती ये हो गई, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, एक तो इसकी काउंटिंग कर दी एक, फिर एक एक करके बनाया तो NC1, प्लस दो दो करके बनाया NC2, फिर तीन तीन करके बनाया NC3, चार चार करके बनाएंगे NC4, प्लस डॉट डॉट, अगर R चुनेंगे तो NCR, प्लस डॉट डॉट, अगर N है तो क्या होगा NCN। तो ये टोटल उपसमुच्चयों की संख्या हो गई। अब जो वन लिखा है, वन को आप जानते हैं NC0 लिख सकते हैं। वन को क्या लिख सकते हैं, NC0। तो ये बन जाएगा NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 डॉट डॉट NCN। तो यहां पर क्या है, NC0 से स्टार्टिंग हो रही है। ये पूरा द्विपद प्रमेय के प्रसार से अगर देखें तो क्या है, 1 प्लस 1, NC0 की वैल्यू कितनी होगी 1। NC0 से जब शुरुआत होगी तो वैल्यू कितनी होगी 1। तो 1 प्लस 1 पे पावर n अर्थात 2 पे पावर n। किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n के बराबर होती है। ये है एक प्रमेय, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n के बराबर होती है। अब जैसे कोई प्रश्न ले लिया, किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं, किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं और उसके उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। तो जब आप उपसमुच्चयों की संख्या निकालेंगे तो 2 पे पावर 4 तो कितना आएगा, 16 आएगा। इसी प्रकार यहां अभी ये ज्ञात किया था, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है तो उपसमुच्चयों की संख्या को निकालेंगे तो 2 पे पावर 2 अर्थात कितने आएंगे 4, और ये 4 लिखे हुए हैं भाई, फिर एक एक करके फिर 2। इसी प्रकार यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या केवल 1 है, अवयव एक ही है, 1 है तो उसमें उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्योंकि एक तो फाई होगा जो इम्पटी सेट है रिक्त समुच्चय, और एक स्वयं होगा। तो इस तरीके से उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n के बराबर होती है। यह है पहली थ्योरम। किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n के बराबर होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर कोई डाउट हो
तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक बार फिर से रिपीट कर दें। n अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n होती है। ये इंपोर्टेंट प्रमेय है, इसका यूज होगा काफी। तो माना a बराबर a1 a2 an के बराबर, यानी n अवयवों की संख्या n है, तो मान लिया अवयवों की संख्या कितनी हो गई n। अब यदि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, तो एक तो वो हो गया। उसके बाद एक एक करके उप समुच्चयों की संख्या जब एक एक करके बनाएंगे तो कुल NC1 अवयव बनेंगे। दो दो करके बनाएंगे तो NC2, तीन तीन करके NC3, चार चार करके NC4 डॉट डॉट n में से r लिए तो NCr, n में से n लिए तो NCn। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई 1 प्लस NC1 NC2 NC3 प्लस NC4 डॉट डॉट NCn। 1 की वैल्यू मतलब NC0 NC1 NC2 NC3 NC4। द्विपद प्रमेय के प्रसार से देखें तो ये क्या है 1 प्लस 1 पे पावर n, यानी 2 पे पावर n। तो इस प्रकार से किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n के बराबर होती है, n के बराबर होती है। अब यहीं पर एक पॉइंट और आ जाता है, यदि बाई चांस से आपको उचित उप समुच्चय पूछे जाए, क्या पूछा जाए उचित उप समुच्चय, तो फाई यहां से हट जाएगा, तो क्या एक कम हो जाता है किसी का। अगर उचित उप समुच्चय जब पूछा जाता है तो क्या होता है, वहां से क्या होगा फाई खत्म हो जाएगा, बाकी यही रहेगा। आप अच्छे से उसे जान गए होंगे। अब इसे मिटा देते हैं, फिर देखते हैं एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अंकित हैं आपके सामने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है समुच्चय 1 2 3 के सभी उप समुच्चय लिखिए। जो समुच्चय दिया गया है उसके सभी उप समुच्चय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 उप समुच्चय दिया गया है जिसके क्या है एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 है, इसके सभी उप समुच्चय लिखने हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, आप भूल भी जाते हैं, तो आप प्रमेय का एक सिस्टम याद रखेंगे। अभी प्रमेय में था, क्या था प्रमेय के अंतर्गत, यदि अवयवों की संख्या n है तो एक तो रिक्त समुच्चय सभी में होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो एक तो हो गया रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय होने के बाद एक नंबर उसका, फिर एक एक करके उप समुच्चयों की संख्या 3C1। क्यों, अवयवों की संख्या n है तो 3C1। दो दो करके बनाएंगे तो 3C2, तीन तीन करके बनाएंगे 3C3। कुल उप समुच्चयों की संख्या इन सभी को जोड़ देंगे 3C0 प्लस 3C1 3C2 3C3। इस तरीके जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो गई 1 प्लस 1 होल पे पावर 3, यानी 2 पे पावर 3। टोटल कितना आ जाएगा 8, यानी उप समुच्चयों की संख्या टोटल कितनी होगी 8 होगी। इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ लिखना है, पूछा नहीं है कि टोटल कितने उप समुच्चय होंगे, वो जानना चाहता है कि समुच्चय इतने के सभी उप समुच्चय लिखिए। नोट करने हैं आपको जितने भी हैं, तो नोट करना है तो किस तरीके से नोट करेंगे, उप समुच्चय एक तो फाई होगा, सभी में फाई से स्टार्टिंग होगी। कहा गया रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, तो फाई तो सबसे पहले आ गया। इन्वर्ट धनु कोष्ठक के अंतर्गत इसे बंद नहीं करेंगे, अगर बंद करेंगे तो फिर ये एकल समुच्चय बन जाएगा। ऐसा ही रहेगा खुला हुआ, तभी उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब एक एक करके, तो 1 2 3 एक एक करके, अब 2 2 करके,
तो 2-2 करके सभी का सभी से सहयोग होना चाहिए। 1-2, 1-3, 2-3, और जो एक स्वयं है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक समुच्चय उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, तो स्वयं भी उसमें शामिल होगा। जब स्वयं भी शामिल होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उप समुच्चयों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसे आप अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि एक प्रश्न इस तरीके का निश्चित ही पूछा जाता है। 1, 2, 3 समुच्चय में जो एलिमेंट दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं। 1, 2, 3 उप समुच्चयों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। फर्स्ट और लास्ट ये 2 याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, तथा प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। ये 2 क्लियर रखने हैं, उसके बाद बाकी तो आप लिख लेंगे। अब यहीं पर चलिए नोट कर देते हैं उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो कितने के बराबर होती है? 2 पे पावर n के बराबर। अब जब 2 पे पावर n के बराबर होती है, n का मान कितना है? इसमें कितने वो एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो 2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 3 का मान निकालेंगे, टोटल कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 जो सबसेट है वो सभी लिखे हुए हैं 8, और गिनती में अगर पूछा जाए ऐसे ही तो इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी नोट कीजिए, तो फिर इस तरीके से नोट करना है। और अगर नोट करने के लिए नहीं कहा गया है तो निश्चित रूप से उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां में क्या कहा गया है? 7वां में कहा गया है निम्न समुच्चय में से समुच्चय किसके उचित उप समुच्चय हैं? निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय किसके उप समुच्चय हैं? उचित उप समुच्चय हैं। तो उचित उप समुच्चय हैं, इसका मतलब यहां पर हो सकता है ए का बी से संबंध हो, ए का सी से भी हो, और बी का सी से हो, और बी का डी से भी हो, और ए का बी से भी हो। तो सभी का सभी से संबंध क्लियर करना है एक एक करके। सभी का देखना है, ए का बी से भी देखना है, ए का सी से भी देखना है, ए का डी से भी देखना है, उसका बी का भी डी से देखना है, बी का सी से भी देखना है। इस प्रकार से सभी मतलब कौन किसका उचित उप समुच्चय है, इस तरीके से क्लियर करना है। तो क्लियर करना है, आइए देख लेते हैं। ए में क्या दिया हुआ है? वर्ग। ए जो है वो क्या है? वर्ग। और बी क्या है? एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज है। चलिए नोट कर लेते हैं यहां पर। ए बराबर दिया गया, वो क्या दिया गया? x स्लैश x एक वर्ग है, वर्ग है। b जो दिया गया x सच दैट एक चतुर्भुज है।
समचतुर्भुज है। आयत है। ABCD का मान दिया गया है। A एक वर्ग है, X सच दैट एक चतुर्भुज है, X सच दैट X एक समचतुर्भुज है, X सच दैट X एक आयत है। तो सबसे पहले A से नंबर लगाते हैं। A आप देखेंगे अगर इनकी आकृतियां बना ली जाएं तो ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग के बाद ये क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बाद ये एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के बाद ये एक आयत है। इस प्रकार से दिए गए हैं चारों। तो वर्ग और चतुर्भुज, चलिए पार्टों में दे दिया। वर्ग और चतुर्भुज, वर्ग को हम चतुर्भुज कहते हैं लेकिन हर चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। तो वर्ग कहने का मतलब वर्ग किसमें बिलोंग करेगा, चतुर्भुज में बिलोंग करेगा। वर्ग जो है वो चतुर्भुज में बिलोंग करेगा। तथा चूंकि A इज नॉट इक्वल टू B, A का मान B के बराबर नहीं है, A का मान B के बराबर नहीं है, तथा A कंटेन B, A कंटेन B, इस प्रकार की कंडीशन होगी पहले की। ऐसे ही दूसरा समचतुर्भुज है, वर्ग को समचतुर्भुज नहीं कह सकते बल्कि नहीं, वर्ग जो है वो समचतुर्भुज की पहचान नहीं है, समचतुर्भुज और समचतुर्भुज इसमें है। तो इसी प्रकार से ये कि A बराबर नहीं है C के, पर A कंटेन करेगा किसमें, C में। इसी प्रकार आयत, आयत पर पहुंच जाए तो A D के बराबर तो नहीं है पर A कंटेन करता है किसमें, D में। तो इस प्रकार से वर्ग जो है वह वर्ग चतुर्भुज भी, चतुर्भुज में भी, चतुर्भुज को भी, चतुर्भुज भी वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज भी वर्ग हो सकता है और आयत भी वर्ग हो सकता है। पर उधर से इधर आएंगे तो संभव नहीं है, मतलब नेसेसरी कंडीशन, इधर से तो नेसेसरी कंडीशन है, उधर से क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। तो संभव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए वर्ग है वो इन तीनों में कंटेन करता है, तीनों के लिए करता है। लिख सकते हैं अतः A B, C, D का उचित उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय है। इसी प्रकार और पार्ट देख लीजिए। इसी प्रकार वर्ग का तो हो गया, पहले का दूसरे से भी संबंध हो गया, पहले का तीसरे से भी हो गया, पहले का चौथे से भी हो गया। इसी प्रकार से अब देखें तो ये क्या है, B जो लिखा है, B क्या है, एक चतुर्भुज है, B तो चतुर्भुज है, और ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो ये जितने भी प्रकार के होते हैं वो होते क्या, सब चतुर्भुज ही होते हैं, चतुर्भुज भी होते हैं, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, और चाहे वो समलंब चतुर्भुज हो, ये सभी एक प्रकार के क्या है, चतुर्भुज हैं। तो चतुर्भुज में तो सभी बिलोंग करते हैं, चतुर्भुज में सभी बिलोंग करते हैं। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं C नॉट इक्वल टू B, C B के बराबर नहीं है, लेकिन C कंटेन करता है किसमें, B में। C कंटेन करता है B में। ऐसे ही और देखेंगे तो क्या होगा, D B के बराबर नहीं है, D B के बराबर नहीं है,
लेकिन डी कंटेन करता है किसमें, बी में। यहां भी लिख सकते हैं, अतः सी बी का, नहीं, सी कॉमा बी का उचित उपसमुच्चय है। डी कॉमा बी का उचित उपसमुच्चय है। इस प्रकार से इसे क्लियर कर सकते हैं। चतुर्भुज में तो सभी आते हैं, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे वो समलंब चतुर्भुज हो। तो चतुर्भुज को तो सभी बिलोंग करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। इसके बाद आ गया वर्ग, तो वर्ग भी चतुर्भुज में करेगा, वर्ग समचतुर्भुज में भी करेगा, वर्ग आयत में भी करेगा, तो उसका उससे संबंध। तो इस प्रकार से सभी का, जिसका भी जिससे हो सकता है, एक दूसरे से आपको संबंध बताना है कि कौन किसका उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, क्या रिक्त समुच्चय का कोई उपसमुच्चय होता है? उपसमुच्चय की बात हो रही, क्या रिक्त समुच्चय का कोई उपसमुच्चय होता है? तो रिक्त का तो कोई नहीं होता। रिक्त समुच्चय का कोई उपसमुच्चय नहीं होता है। ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध करो कि ए बराबर समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये सिद्ध करना है। ए में दिया गया, क्या दिया गया, 1 2 3 4 5, और बी में क्या दिया गया है, x सच दैट x सम संख्या है, सम संख्या है। यदि यहाँ पर देखें दूसरे वाले बी वाले को, तो बी जो दिया जा रहा है सेट, उस बी फिलहाल ये गुण विधि से लिखा हुआ है, यानी नियम विधि से लिखा हुआ है। अगर जो नियम विधि से लिखा हुआ है, यदि इसे हम चाहें कि इसे रोस्टर विधि में लिखना है, टेबल के रूप में लिखना है, सारणी विधि से लिखना है, तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, बी बराबर, जब बी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इस प्रकार से लिखेंगे। जब इस प्रकार से लिखेंगे तो अब आपको यहां से नॉलेज आ गई होगी इस चीज की कि इसमें और इसमें क्या संबंध है। इस बी के सभी अवयव ए में हैं? नहीं है। बी के सभी अवयव ए में नहीं है। जब ए में नहीं है तो आप कह सकते हैं बी कंटेन नहीं करता किसको, ए को। अतः ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है। बी के लिए कहा है तो ए इधर से कर लो। ए कंटेन नहीं करता किसे, बी को। इसमें सब नहीं है, 2 4 6 ये तो है, और 1 और 3 5 ये नहीं है। अतः
ए कॉमा ए समुच्चय कॉमा बी का उप समुच्चय नहीं है। ये तो आसान है। ए बराबर दिया 1 2 3 4 5, बी को जब रोस्टर विधि से लिखा तो क्या आया 2 4 6 8 10, तो इसके सभी अवयव इसमें है नहीं है। जब नहीं है तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। बहुत क्लियर हो गया, एक ही पॉइंट की बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 में लिखा हुआ है बताओ निम्न कथन सत्य है या असत्य। सत्य और असत्य छांटना है, तो सत्य और असत्य छांटना है। ए पार्ट दिया गया परिमित समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय परिमित होता है। परिमित की परिभाषा क्या थी कि वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो अवयवों की संख्या निश्चित हो, जैसे अवयवों की संख्या निश्चित 3 है, अब 3 के आप उपसमुच्चय बनाएंगे तो एक एक करके बनाएंगे तो भी निश्चित रहेगा, 2 2 करके बनाएंगे तब भी निश्चित रहेगा, 3 से बनाएंगे तब भी निश्चित रहेगा। तो निश्चित वाले का तो निश्चित ही रहेगा। तो इसका मतलब जो पहला पार्ट दिया गया है वो कैसा है, सत्य है। इसके बाद बी पार्ट में क्या कहा गया, अनंत समुच्चय का प्रत्येक समुच्चय अनंत होता है। अब कोई अनंत समुच्चय की परिभाषा क्या है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, अनिश्चित हो। चलो अनिश्चित है, लेकिन उसमें से हमने एक एक करके ले लिए। जब एक एक करके ले लिए तो वो तो निश्चित हो गए, तो अनिश्चित का तो निश्चित हो सकता है। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन कैसा है, गलत है। सी दिया है x सच दैट x³ + 1 = 0 और x बिलोंग्स टू n = 5। तो x का मान निकालेंगे, x³ बराबर -1, तो x बराबर आएगा, वो कैसा आएगा, काल्पनिक आएगा। एक काल्पनिक नंबर आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, और उस इमेजिनरी पार्ट को जबकि यहाँ कहा क्या गया है x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर तो नहीं प्राप्त हुआ। जब नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, रिक्त समुच्चय के बराबर होगा। तो तीसरा पार्ट कैसा होगा, सही होगा, तीसरा पार्ट सही होगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह को देखें तो 11 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण को संतुष्ट करती हैं। तो समीकरण दिया गया x² - 5x + 6 = 0। इसके फैक्टर काटेंगे तो क्या मिलेंगे, 3 दूनी 6 = 0। x कॉमन, x - 3 - 2 कॉमन, x - 3 = 0। x - 3 दोनों से कॉमन क्या आएगा, x - 2 = 0। जब x - 3 = 0 तब x बराबर कितना आ गया, 2। जब x - 2 = 0 तो x बराबर कितना आएगा, 2। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 होते हैं। और दोनों ही कैसे हैं, रियल नंबर है। आप देख रहे हो, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण इतने को संतुष्ट करते हैं। यहाँ पर जो संतुष्ट करते हैं वो दोनों के दोनों ही आपको कैसे चाहिए, रियल नंबर चाहिए। तो 3 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, तो 3 और 2 का एक सेट बन गया। लास्ट 12वां क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, समुच्चय फाई के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब ये किस रूप में लिखा है, समुच्चय रूप में लिखा है। आप उपसमुच्चय लिखिए तो उपसमुच्चयों के लिए बताया गया, उपसमुच्चयों की संख्या 2n के बराबर होती है। 2n यानी इसकी जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। या आप इस तरीके से याद कर लें, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है।
तो जब उपसमुच्चय होता है इनके लिखेंगे उपसमुच्चय, तो क्या क्या बनेंगे, एक तो फाई बनेगा और एक धन कोष्ठक के अंदर फाई बनेगा। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2। इस तरीके से ये एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश हो गई। अब अगली एक्सरसाइज फिर लेकर अगली जो वीडियो होगी उसमें उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं विदा। जय हिंद।